नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। मित्रों, जो लोग हमारे पीसीएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यानी पीसीएस मेंस बैच से जो हमारे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मतलब कुछ टॉपिक दिए गए थे GS1 के, और उसी टॉपिक से 5 प्रश्न दिए गए थे लिखने के लिए। ठीक है, और 5 प्रश्न आपको लिखने थे। 24 घंटे का टाइम बीत गया, अभी तक किसी ने भी लिख के भेजने की जहमत नहीं उठाई। मतलब आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल कह सकते हैं कि चम्मच से जो है आपको टॉनिक दे दिया जाए और सारी चीज़ें आपको आ जाएं, कुछ करना ना पड़े। ठीक है, आप लोग उस टाइप के लोग हैं, तो ऐसे ही अगर आप लोग करते रहे तो बहुत बेहतर करने वाले नहीं हैं। हमारी बातें थोड़ी खरी ज़रूर लग रही हैं, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, बाकी जो लोग आपको PDF दे रहे हैं और ढेर सारे पैसे ले करके सब कुछ देने का दावा कर रहे हैं, अगर उनके चक्कर में आप पड़े हुए हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मतलब SDM बनना है, डिप्टी SP बनना है, ठीक है, तो आपके अंदर खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए। लीक से हटकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने आप काम करना चाहिए, खुद चीज़ें खोज खोज कर नोट्स तैयार करना चाहिए, लिखना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो ये मान लीजिए कि ऐसी विद्या किसी काम की नहीं होती जो दूसरों के भरोसे प्राप्त की जाती है, या ऐसा ज्ञान, ऐसी सहायता किसी काम की नहीं होती जो दूसरों के कंधों पे बंदूक रखकर मतलब युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब वास्तव में उसकी ज़रूरत होगी तो वो ज्ञान आपका साथ छोड़ देगा, ये ध्यान रखना। खैर, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जो 5 प्रश्न दिए गए थे, उन 5 प्रश्नों को किसी ने लिखा नहीं था। हम ये मान लेते हैं कि प्रश्नों को लिखने में आप लोगों को समस्या आ रही होगी, और समस्या आ रही होगी तो उन 5 प्रश्नों से संबंधित जो कंटेंट हमने बनाए हैं वो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ये अभी हम आपको मॉडल आंसर नहीं दे रहे हैं, उन 5 प्रश्नों से रिलेटेड कंटेंट आपको दे रहे हैं। इन कंटेंट को देख के तैयार करके आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई टॉपिक दिया जाए या उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग करने को कहा जाए तो आप डायरेक्ट आंसर लिखने ना बैठ जाया करिए। आप अपना एक नोट्स बनाइए, एक मोटी सी कॉपी बनाइए कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं उस टॉपिक से संबंधित कंटेंट ढूंढिए। वो कंटेंट आप बुक्स में ढूंढिए। ठीक है, बुक्स में ढूंढिए, मैगजीन में ढूंढिए, इसके अलावा गूगल पे ढूंढिए। ठीक है, अगर इन 3 सोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंटेंट ढूंढने में तो इन 3 सोर्स से मिला करके सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैंने स्वयं जो ये मतलब छोटा सा कंटेंट आपको सिनॉप्सिस देने की कोशिश की है, इसको भी मैंने इन्हीं रिसोर्सेज से ढूंढा है। और मैंने तो मतलब कई जगहों पे ये भी देखा है कि किसी बुक्स में उतना बढ़िया कंटेंट उपलब्ध नहीं है जितना बढ़िया आपको कंटेंट उस पर क्या बोलते हैं गूगल पे मिल जा रहा है। तो कम से कम आप पहले खोजी प्रवृत्ति तो अपने अंदर विकसित करिए, एक मोटी कॉपी बनाइए, जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिखने के लिए दिए गए हों उनसे संबंधित सारगर्भित नोट्स उस कॉपी में पहले बना लीजिए, कंटेंट तैयार कर लीजिए और फिर आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए। ऐसा अगर आप 1-2 महीने ईमानदारी से कर ले जाएंगे तो आपको मेंस में या मुख्य परीक्षा में कंटेंट नहीं ढूंढना होगा, इधर उधर भागना नहीं होगा, बस केवल अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना होगा। ठीक है, एक्यूरेसी और स्पीड पे आप तभी काम कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर नोट्स बने होंगे। किसी भी टाइप मतलब सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक का सिनॉप्सिस या कहिए संक्षिप्त नोट्स आपकी कॉपी में होगा। और वो नोट्स आप ये सोचें कि टॉपिक वाइज मतलब हम बना लें और 2024 का मेंस भी दे लें, तो ये शायद बहुत कठिन टास्क है। ये नोट्स आप जो है जैसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं
या प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़िए और फिर अपनी बुक्स में, गूगल पे और अपने नोट्स में ढूंढिए और लिखिए। मतलब पहले उनसे संबंधित नोट्स बनाइए, उसके बाद उन क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, इसी से आप कम समय में ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मेरी राय यही है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं वाला ये टॉपिक है। मैंने शायद पहला क्वेश्चन भी आपको दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए या प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। अब हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला आ गई तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी आर्ट एंड कल्चर वाली बुक में ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। आर्ट एंड कल्चर में देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। अपना नोट्स उठाइए और हड़प्पा सभ्यता की जितनी विशेषताएं बताई गई हों उनको पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। ठीक है, और फिर जब आपका आंसर मतलब क्वेश्चन आए तो उसमें देखिए कि वो क्या पूछ रहा है और कितने शब्दों में पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो विशेषता पूछ रहा है, विशेषता आपने नोट ही कर लिया है। अगर वो 125 शब्द में पूछ रहा है तो आपको केवल उन विशेषताओं को लिखना है जो काफ़ी महत्व रखती हैं, जो काफ़ी महत्व की हैं। उनके वर्णन के बिना हड़प्पा सभ्यता की विशेषता अधूरी रह जाएगी। उनको उठा लीजिए। अगर इसको 200 शब्द में लिखना है तो लगभग हड़प्पा सभ्यता की साधारण से लेकर विशेष तक की जितनी भी विशेषताएं हैं सबको लिख लीजिए, सबको अपने आंसर में इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन पहले उस टॉपिक से रिलेटेड एक सारगर्भित नोट्स बना दीजिए। ठीक है, और इसीलिए आपको जो एक दिन का होमवर्क होता है वो डेली नहीं दिया जाता है। एक बार होमवर्क देने पे 24 से 48 घंटे का समय आपको लिखने के लिए दिया जाता है कि आप संबंधित टॉपिक से होमवर्क जो दिया गया है उससे रिलेटेड कंटेंट ढूंढ लें, कंटेंट तैयार कर लें, उसका एक सिनाप्सिस अपनी एक अलग कॉपी में तैयार कर लें, उसके बाद आंसर राइटिंग करके भेजें। और अगर समय कम लग रहा हो तो हम अभी तक मान लीजिए कि 24 घंटे का समय देते हैं, उसको हम बढ़ा के 48 घंटे कर देंगे। लेकिन आप लोग कुछ बोलिए, लिखिए, बिना लिखे कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, जो लोग हमारे मेंस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यही सलाह है, और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है। ठीक है, आप लोग पहले लिखना शुरू करिए। जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक कंटेंट इकट्ठा नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे और खुद से नहीं तैयार करेंगे, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है, कहीं भी कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है पीसीएस में। ठीक है, ये एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, फिलहाल पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना था। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषताएं मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता तो यही थी कि नगरों का जो है आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित होना। ठीक है, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर नगर आधारित था, मतलब वहाँ की जो सड़कें थी वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, ऐसे समकोण पर काटती थी। ये सड़क हो गई, यहाँ नगर हो गया, यहाँ नगर हो गया, यहाँ नगर हो गया, यहाँ नगर हो गया। ठीक है, तो ये पहली विशेषता थी। अगला क्या है, विशाल सड़कों का नगरों को अनेक खंडों में विभाजित करना। ये भी यहीं से देखिए दिख जा रहा है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ तो यहीं से मिल गई कि नगर जो है देखिए एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। ठीक है, तो सड़कें जो थी नगर को खंडों में बांटती थीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे उत्खनन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवनों का पाया जाना। ठीक है, 3 तरीके के भवन पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की एक विशेषता ये भी है। कैसे कैसे भवन मिले हैं, निवास गृह मिला है, सार्वजनिक भवन मिला है और सार्वजनिक स्नानागार मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की ये मुख्य विशेषता ये भी थी कि 3 प्रकार के भवन मिले। कौन कौन, निवास गृह मिला, मतलब जहाँ लोग निवास करते थे,
सार्वजनिक भवन जहाँ सार्वजनिक आयोजन होते थे, सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, और सार्वजनिक स्नानागार यानी वहाँ पवित्रता का बड़ा महत्व था, स्वच्छता का बड़ा महत्व था, तभी सार्वजनिक स्नानागार की भी व्यवस्था की गई थी। आगे देखिए, अगली विशेषता क्या थी इसकी कि निर्माण के लिए मानकीकृत आयामों वाली पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाना, ठीक है, और ये जिप्सम के गारे से जोड़ी गई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे उनके लिए मानकीकृत आयामों वाली पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, मतलब ईंटों का एक निर्धारित आकार होता था और उस आकार की पक्की ईंटें थी जिनको जिप्सम के गारे से जोड़ा गया था। तो एक विशेषता ये भी थी। अगली, नगर का 2 भागों में विभाजित होना, ठीक है। हड़प्पाई नगर जो थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है वास्तुकला की विशेषता का, कि जो हड़प्पाई नगर था वो 2 भागों में बटा होता था। किसमें? गढ़ और निचला नगर में। देखिए ये ऐसा होता था, गढ़ जो होता था वो थोड़ा ऊंचाई पर होता था और निचला नगर थोड़ा नीचे होता था, और गढ़ हमेशा पश्चिमी छोर पर होता था। इसका भी ध्यान रखिएगा कि गढ़ जो होता था वो पश्चिमी भाग में होता था, और गढ़ में मुख्य रूप से जो है अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हाल, आंगन आदि स्थित होते थे। यानी सभी महत्वपूर्ण आवास जो हुआ करते थे वो गढ़ पे हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ शासक और अभिजात वर्ग के लोग भी रहा करते थे। निचले नगर में कौन कौन होते थे? शिल्पी होते थे, शिल्पी, व्यापारी, कारीगर आदि लोग जो होते थे, या श्रमिक वर्ग, ये लोग जो है निचले वर्ग में रहा करते थे, ठीक है। तो ये एक विशेषता थी हड़प्पाई वास्तुकला की कि ये 2 भागों में यहाँ के भवन विभाजित थे, एक पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो है थोड़ा ऊंचाई पर होता था, इसको गढ़ कहा जाता था, और पूर्वी भाग थोड़ा नीचे होता था, जिसे निचला नगर कहा गया है। अन्नागारों का बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वाहिकाओं सहित ऊंचे चबूतरे के साथ डिजाइन किया जाना, भंडारण एवं कीटों से रक्षा हेतु, यानी जो अन्नागार होते थे हड़प्पाई सभ्यता के, वो बड़ी ही बुद्धिमानी से मतलब ऊंचाई पर, चबूतरों पर बनाए जाते थे, जिससे आसानी से वायु संचार होता रहे और कीटों से रक्षा होती रहे। किसकी? अनाज की, ठीक है। एक विशेषता ये भी है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह बड़ी स्मारकीय संरचनाएं न मिलना, यानी हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह बड़ी स्मारकीय संरचना नहीं मिली है, ठीक है। आगे देखिए, सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन। पहले ही हमने बता दिया कि सार्वजनिक स्नानागार यहाँ प्रचलित थे, और इसका एक बड़ा उदाहरण है, आपने बार बार पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो से जो बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये 50 × 33 क्षेत्रफल का जो स्नानागार मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे, ये निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवनों का पाया जाना। ये देखिए, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में स्नानागार जो था वो विस्तृत था। उत्तर दक्षिण में 50 मीटर ऊंचाई थी और पूर्व पश्चिम में 33, ठीक है। निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवनों का पाया जाना जो श्रमिक वर्ग के आवास हेतु, अभी हमने जो बताया कि जो है भवन इस पैटर्न पर आधारित थे हड़प्पाई, ठीक है। हड़प्पाई भवन इस पैटर्न पर थे। तो ये जो निचला भाग था यहाँ श्रमिक वर्ग रहा करता था, ठीक है, श्रमिक वर्ग रहा करता था। और जो ऊपर वाला भाग था ये, यहाँ पे जो है अन्नागार हुआ करता था, मतलब सभी शासकीय कार्य यहाँ हुआ करते थे। एक तरीके से जान लीजिए राजधानी नगर हुआ करता था, और बड़ा एवं अभिजात वर्ग भी यही निवास करता था, ठीक है। हड़प्पाई वास्तुकला की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि यहाँ के भवनों में निजी कुएं होते थे, स्नान गृह का स्थित होना था, ठीक है। उन्नत जल निकासी की व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियमित दूरियों पर मलकुंड बना रहता था, यानी ये लोग स्वच्छता प्रेमी थे, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। तो ये तो हो गई हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता वाला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप ये कंटेंट शामिल कर सकते हैं। अब
ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसका परिचय कैसे लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषता में, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषता में आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला मतलब वास्तुकला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता अत्यंत उत्तम किस्म की सभ्यता थी। यहाँ की वास्तुकला का अवलोकन करने से मतलब ये जानकारी मिलती है कि ये लोग मतलब काफ़ी उन्नत किस्म के मतलब भवनों का निर्माण ये लोग किया करते थे। ठीक है, स्नानागार और मतलब मलकुंड का पाया जाना ये सिद्ध करता है कि ये लोग काफ़ी स्वच्छता प्रेमी भी थे। आगे फिर लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषताएं या हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं, और फिर जो आधार बताए गए हैं इनका वर्णन कर दीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें, ये तो एक मॉडल कंटेंट हमने देने की कोशिश की है, ये कोई मॉडल आंसर नहीं है, ये केवल कंटेंट है। तो इस कंटेंट को आप फ्लो चार्ट में दिखाएंगे, डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है, कि पॉइंट में दिखाएंगे, ये आपके अपने कौशल पर निर्भर करता है। आप एग्जामिनर से कंटेंट मतलब सेम कंटेंट लिख करके औरों से अलग नंबर कैसे पाएंगे, ये आपकी कला पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक हमने और दिया था कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। ठीक है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। देखिए, जब वैदिक साहित्य का परिचय पूछा जाएगा तो केवल वैदिक साहित्य का हमको वर्णन कर देना है, और ये भी जो है आपसे संभवतः 125 शब्द में ही पूछ लिया गया है, 125 शब्द में ही पूछा गया। तो इसमें आपको वैदिक साहित्य का केवल वर्णन करना है और कुछ नहीं करना है। उसमें आपको क्या क्या लिखना है देख लीजिए। वैदिक साहित्य तात्कालिक समाज की प्रवृत्तियों को समझने में बहुत उपादेय है। उपादेय का मतलब यहाँ होगा उपयोगी है। वैदिक साहित्य धार्मिक यानी कि यज्ञ देवता, उनके स्वभाव भेद तथा लौकिक विषयों यानी मानव की इच्छाएं, संकट और उनके निवारण, समाज का स्वरूप, चिकित्सा, दान आदि में विभाजित है। ठीक है, यानी वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, या धार्मिक और लौकिक। ठीक, अब देखिए धार्मिक जो है वो धर्म से संबंधित होगा, यज्ञ देवता आदि से, और भौतिक का मतलब या लौकिक का मतलब वो होगा कि जो सामान्य मानव जीवन से संबंधित होगा। ठीक है, ये आगे क्या है, वैदिक साहित्य से समाज के विविध पक्षों का बोध होता है। वैदिक साहित्य के विकास का समय 600 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी 600 BCE से 800 BCE वैदिक साहित्य के विकास का काल माना जाता है। ठीक है, अब देखिए वैदिक साहित्य का विकास जो है मुख्य रूप से 4 चरणों में हुआ है। वो चरण कौन कौन से हैं? पहले चरण में आती है संहिताएं। ये क्या है संहिताएं? ये वैदिक मंत्रों का संग्रह हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। ठीक है, और इसका विभाजन वैदिक यज्ञों में काम करने वाले ऋत्विजों यानी ऋषियों या यज्ञ कराने वाले जो लोग थे के कार्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये जो 4 वेद बांटे गए हैं, इनका विभाजन जो हुआ संहिताओं का, वैदिक संहिताओं का, ये जो यज्ञ में काम कराने वाले लोग हुआ करते थे, यज्ञ संपन्न कराने वाले लोग हुआ करते थे, उनके आधार पे किया गया था। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होता नामक ऋषियों द्वारा किया जाता था। यजुर्वेद के मतलब मंत्रों का उच्चारण अध्वर्य नामक जो है ऋषि लोग किया करते थे, और सामवेद के जो लोग थे वो उद्गाता लोग कहलाते थे। ठीक है, और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता था? ब्रह्मा नामक मतलब ऋषि करते थे। ठीक, तो इन्हीं के आधार पर संहिताओं को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब वैदिक संहिताएं जो हैं ये वैदिक मंत्रों का संग्रह हैं। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वैदिक साहित्य के विकास का ये पहला चरण है। दूसरे चरण में आ जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है?
संहिताओं के मंत्रों द्वारा यज्ञों की व्याख्या करना। ठीक है, संहिताओं के मंत्रों द्वारा यज्ञों की व्याख्या करना। जो संहिताओं के मंत्र हैं उनके द्वारा यज्ञ पद्धति को समझाना या कह लीजिए कि पूजा करवाना, ये किसका कार्य हुआ करता था? ब्राह्मण का कार्य हुआ करता था। और इनकी रचना गद्य में। ध्यान रखिए, वेद संहिताएं या वैदिक संहिताएं जो हैं ये अधिकांशतया जो है पद्य भाव में है, पद्य भाव में है, और ये आम आदमी के समझ में आसानी से नहीं आने वाली हैं। तो इन्हीं को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है जो गद्य में है। जैसे कोई पद्य लिखा गया होता है तो उसकी व्याख्या हम गद्य में कर करके उसके भाव को, उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो यही काम जो है उस समय ब्राह्मण किया करता था। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा है आरण्यक, मतलब वैदिक साहित्य का विकास 4 चरणों में हुआ है, संहिता और ब्राह्मण, और तीसरा आरण्यक है। ठीक है, आरण्यक की रचना कहाँ हुई है? वनों में। अरण्य का अर्थ होता है वन, तो आरण्यक की रचना वनों में हुई है। ये वैदिक कर्मकांड, अनुष्ठान की उत्पत्ति और उसके महत्व के विषय में ऋषियों का जो चिंतन हुआ उसे आरण्यक में रखा गया। ठीक है, आरण्यकों की रचना वन में हुई। वैदिक कर्मकांड, अनुष्ठान की उत्पत्ति और उसके महत्व के विषय में ऋषियों ने जो चिंतन किया उसे कहाँ रखा गया? आरण्यक में रखा गया। ठीक है, और आरण्यक का संबंध आमतौर पर वानप्रस्थ आश्रम से जोड़ा जाता है। चौथी विशेषता क्या है? उपनिषद। देखिए, वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद का स्थान आता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ देखिए, गुरु शिष्य संवादों के रूप में गूढ़ संवाद को ही उपनिषद कहा गया है, या उपनिषदों में जो वैदिक साहित्य में उपनिषदों के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, ठीक है, वो गुरु शिष्य संवादों के रूप में है। और ये माना जाता है गुरु ने मौखिक रूप से अपने शिष्यों को जो बताया वही उपनिषदों में संकलित है। ठीक है, जैसे इसमें आत्मा का ज्ञान दिया गया है, ब्रह्म का ज्ञान दिया गया है और संसार का ज्ञान दिया गया है। तो इन 4 चरणों में वैदिक साहित्य का विकास हुआ है। तो वैदिक साहित्य के परिचय में आपको केवल इतने ही कंटेंट लिखने, बल्कि ये ज़्यादा ही है। इसको जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे, तो थोड़ा शार्ट में करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में होने के कारण, विकसित रूप में प्रकाशित होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। किसे? उपनिषदों को। ठीक है, उपनिषद जो सब जितने बाद में आया वो उतने विकसित अवस्था में था, उतने उन्नत अवस्था में था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? अंत में आया, इसलिए वेदांत कहा गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, मूल वैदिक साहित्य को समझाने और उनका उपयोग बताने के लिए वेदांग ग्रंथ बने। ठीक है, वेदांग का मतलब क्या हो जाएगा? वेद का अंग। तो मूल वैदिक साहित्य इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है कि उसको हर कोई समझ नहीं सकता है। तो इसको समझने के लिए वेदांग की रचना हुई, जिसमें क्या क्या आता है? वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है। ठीक है, कौन कौन? शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। ये उपयोगिता की दृष्टि से वैदिक साहित्य का ही भाग माने जाते हैं। शिक्षा में उच्चारण विधि बताई गई है, मंत्रों के उच्चारण की विधि बताई गई है। कल्प में कर्मकांड तथा आचार का मतलब आपका आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। छंद में अक्षरों की गणना के आधार पर पद्यात्मक मंत्रों के रूप का निर्धारण तथा नामकरण बताया गया है। किसमें? छंद में। निरुक्त में क्या बताया गया है? वैदिक शब्दों को निर्वचन या व्याख्या, वैदिक शब्दों के निर्वचन अथवा व्याख्या, यानी वैदिक शब्द जो है वो कहाँ लागू होंगे, उनका मतलब क्या है, ये समझाया गया है निरुक्त में। व्याकरण में क्या बताया गया है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। आज भी हम व्याकरण में यही पढ़ते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ बताया गया है? हमको व्याकरण में बताया गया है।
ज्योतिष में क्या बताया गया है कि यज्ञ के समय का निरूपण, यानी यज्ञ के समय का या किस उपयुक्त समय पर यज्ञ किया जा सकता है, उसका मुहूर्त क्या हो सकता है, ये कहाँ बताया गया है, ये ज्योतिष में बताया गया। ठीक है, तो ये हो गया वैदिक साहित्य का परिचय। वैदिक साहित्य मुख्य रूप से मतलब वैदिक साहित्य के विकास की अगर बात की जाए तो इसका विकास का काल 600 से 800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। 4 चरणों में इसका विकास हुआ है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और क्या आता है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो उसके 6 अंग हैं जिनको वेदांग के अंतर्गत रखा गया है, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। तो ये आपके हो गया वैदिक साहित्य का। जब परिचय पूछेगा तब आप ऐसे लिखेंगे। अगला एक क्वेश्चन आपको दिया गया था कि मौर्यकालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं बताना था। तो मौर्यकालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी भाई, कि मौर्यों की सत्ता की स्थापना के साथ ही हम राज्य के संरक्षण में और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के मध्य स्पष्ट सीमांकन देखते हैं। ठीक है, मतलब मौर्य काल में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ या वास्तुकला का जो विकास हुआ वो मूल रूप से 2 चरणों में हुआ। एक हुआ दरबारी कला जिसको नाम दिया गया, और दूसरे को क्या नाम दिया गया, लोकप्रिय कला दिया गया। तो दरबारी कला में जो विकास हुआ है उसमें महल बने हैं, स्तंभ बने हैं और स्तूप बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि दरबारी कला के तहत जो विकास हुआ है उसमें महल बने हैं, स्तंभ बने हैं और स्तूप बने हैं। और लोकप्रिय कला का जो विकास हुआ है उसके तहत मृद भांड बने हैं और मूर्तियाँ बनी हैं। क्या क्या बना है, मृद भांड और मूर्तियाँ। तो ये मौर्य कला का वर्गीकरण है। ठीक है, और अब आ जाते हैं दरबारी कला के विस्तार पे। दरबारी कला में जो है महल अथवा किला बना है, साम्राज्य के, ये साम्राज्य के वैभव का प्रतीक रहा है। जैसे जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, वहाँ के किले काफ़ी आकर्षक और मजबूत बने हैं। इनकी विशेषता क्या रही है कि लकड़ी का खूब प्रयोग किया गया इनके भवनों के निर्माण में। ठीक है, ऊंचा केंद्रीय स्तंभ अत्यंत ऊंचा बनाया जाता था। दीवारों पर नक्काशियों का प्रयोग हुआ, उदाहरण दिया भी गया। देखिए पाटलिपुत्र में राजधानी बनी है, चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना है, कुम्हराहार स्थित अशोक महल आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, दरबारी कला के अंतर्गत जो महल या किला बनाया गया उस साम्राज्य के वैभव का प्रतीक हुआ करता था। उसमें मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी हुआ करती थी, ऊंचा केंद्रीय स्तंभ हुआ करता था, दीवारों पर नक्काशियाँ की गई हैं और उसके उदाहरण है पाटलिपुत्र में राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य का महल, कुम्हराहार स्थित अशोक महल आदि। ठीक है, अब स्तंभों में आ जाते हैं। दरबारी कला के तहत दूसरा जो वास्तुकला का उदाहरण है वो स्तंभ है। अशोक ने तो बहुत सारे स्तंभ बनवाए, आप जानते ही हैं। कुछ एक स्तंभों को याद कर लीजिए, उनका वर्णन कर दीजिए इस उत्तर में। राजकीय प्रतीक, मतलब राजकीय प्रतीक के रूप में स्तंभों का निर्माण हुआ। जैसे अशोक ने राजकीय प्रतीक के रूप में देखिए तमाम स्तंभ बनवाए, जिसमें अपने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, युद्ध के त्याग का वर्णन किया है आदि आदि। राजकीय उपदेशों के प्रचार, अशोक ने तो स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में किया है ना। और कुछ स्तंभ का वर्णन कर दीजिए, जैसे लौरिया नंदनगढ़ है, सारनाथ स्तंभ है आदि। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो मतलब आप बनाकर भी दिखा सकते हैं, यहाँ हमने बनाने का प्रयास किया लेकिन हमारी कला थोड़ी कमज़ोर है, हमसे सिंह नहीं बन पाए, जो शेर हैं वो नहीं बन पाए हैं। तो आप इसको और बेहतर तरीके से अगर बनाकर दिखा देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ध्यान रहे इसको हाशिए के अंदर ही बनाना है। यहाँ मैंने रफली नोट्स बना रहा था इसलिए यहाँ बना दिया, बाकी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको हाशिए के अंदर ही बनाना है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या थी, स्तूप थे। अंत्येष्टि में मेघपुंज का पारंपरिक निर्देशन इसमें किया गया है।
मृतकों का अवशेष स्थान इसको कहा गया है। अशोक के समय स्तूप बनाने की कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, और स्तूप की क्या क्या विशेषता हुआ करती थी कि इसका कोर जो है कच्ची ईंटों से निर्मित होता था, बाहरी सतह इसकी पक्की ईंटों से बनती थी, प्लास्टर की मोटी परत, यहाँ मोती लिख दिया गया, प्लास्टर की मोटी परत से इसको ढका जाता था, मेधी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया गया था। तो उदाहरण है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, पिपराहवा उत्तर प्रदेश का स्तूप। अब आप यहाँ स्तूप बनाकर भी दिखा सकते हो, जैसे ये देखिए मैंने बनाया है। ठीक है, ये स्तूप का ऊपरी भाग यानी छत्र हुआ करता था, ये स्तूप का गुंबद हुआ करता था। ठीक है, और ये प्रदक्षिणा मतलब स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जो पथ बना था वो ये था। ये पश्चिमी तोरण द्वार था, ये पूर्वी तोरण द्वार था, और ये पत्थर का एक बाड़ा बनाया गया था। तो इस तरीके से आप इसको भी इसमें दिखा सकते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला में स्तूपों का एक छोटा सा चित्र भी आप अपने आंसर में बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दरबारी कला के तहत वास्तुकला कैसी थी। अब लोकप्रिय कला में या लोक कला में कैसी थी, गुहा स्थापत्य कला यानी गुफाओं में जो कलाओं का निर्माण हुआ है, मूर्ति कला यानी मूर्तियों का निर्माण हुआ, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हुआ। गुहा स्थापत्य कला जो थी या गुफा वाली कला, ये चट्टानों को काटकर बनाई गई, जहाँ जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार स्थल, उदाहरण जैसे बराबर की गुफाएं हैं। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या थी कि अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारें व अलंकृत द्वार इनका हुआ करता था, जैसे बराबर नागार्जुन गुफा है। ठीक है, मूर्तिकला में क्या विशेषता थी कि स्तूप की सजावट होती थी, तोरण और मेधी में धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु मतलब इसका मूर्तिकला का निर्माण किया जाता था मूर्तियों का, जैसे जो तमिल ग्रंथ में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का वर्णन मिलता है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं। मृद भांडों में क्या है कि उत्तरी काले पालिशदार मृद भांड मिले, जिनको NBPW तकनीक कहा जाता है। ठीक है, उच्चतम स्तर के मृद भांड पाए गए हैं, उच्चतम क्वालिटी के मृद भांड पाए गए हैं मौर्यकालीन वास्तुकला में। तो निष्कर्ष रूप में श्रमण परंपरा पर आधारित मौर्यकालीन वास्तुकला अत्यंत समृद्धशाली थी तथा उन्नत किस्म की थी। तभी मेगास्थनीज ने इसके महलों को मानव जाति की महानतम कृतियों में से एक माना है, तथा फाहियान ने मौर्य महलों को ईश्वर प्रदत्त स्मारक की संज्ञा दी है। तो निष्कर्ष में आप इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मौर्यकालीन वास्तुकला की क्या क्या विशेषताएं थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा था, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अगर आपने इतिहास बढ़िया से पढ़ा है तो वैदिक सभ्यता आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और वैदिक सभ्यता में आपने ये भी ज़रूर पढ़ा होगा कि फलानी नदी की चर्चा बार बार की गई है, आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, या गंगा यमुना के दोआब में बसे थे। ठीक है, तो ये सब भौगोलिक विशेषता ही तो है, भौगोलिक स्थल ही तो है, यही सब आपको लिखना है। देखिए क्या दिया गया है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के द्वारा तात्कालिक समाज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ ही भौगोलिक विशेषताओं का भी पता चलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे सप्त सैंधव प्रदेश, वहाँ की एक भौगोलिक विशेषता थी। ठीक है, कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो प्रदेश था, 7 नदियों का प्रदेश था, वहीं पे आर्य लोग आकर बसे थे। आधुनिक भारत के उत्तर पश्चिम में यह स्थित था और पाकिस्तान तक फैला था। ठीक है, तो आप चाहें तो सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब भारत का एक मैप बनाइए। ठीक है, ऐसे भारत का मैप बनाइए, ऊपर वाला हिस्सा ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भारत के उत्तर पश्चिम में विस्तार था तो यहाँ कहीं रहा होगा सप्त सैंधव प्रदेश, जहाँ सिंधु नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, वहीं रहा होगा। और पाकिस्तान में
तो इसको आप मैप में बना के शो कर सकते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, इस पर बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे आप क्या शो कर सकते हैं, विदेह माधव की कथा में भी भौगोलिक विशेषता का जिक्र है, इससे आर्यों के भौगोलिक विस्थापन का पता चलता है। यानी विदेह माधव की कथा के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है कि आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश से विस्थापित होकर के गंगा घाटी की तरफ आ गए थे, मध्य गंगा घाटी की तरफ आ गए थे, या गंगा नदी जहाँ बहती है उसके केंद्रीय क्षेत्र में आ गए थे। ठीक है, और भूगोल में नदियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो वैदिक साहित्य में नदियों का भी बार बार जिक्र आता है। ठीक है, सरस्वती, सिंधु का बार बार उल्लेख होने से इनके महत्व का पता चलता है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें रेवा यानी आधुनिक नर्मदा नदी, सदानीरा यानी गंडक नदी का उल्लेख मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि जो वैदिक आर्य थे उनका विस्थापन विंध्य श्रेणी और बिहार में भी हुआ था। सप्त सैंधव प्रदेश से विंध्य श्रेणी और बिहार में उनके विस्थापित होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में रेवा और सदानीरा यानी कि नर्मदा और गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी एक भौगोलिक विशेषता थी वैदिक काल की। मुजवंत चोटी और सोमरस का जिक्र हुआ है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख हुआ है इसका। सोम वनस्पति से ये बनता था और आर्यों को भौगोलिक वनस्पतियों का अच्छा ज्ञान था, इससे हमको मतलब ये प्रमाण मिलता है। ठीक है, समुद्र का जिक्र हुआ है, वैदिक साहित्य में इसका केवल 1 बार उल्लेख हुआ, अर्थात वैदिक आर्य समुद्र से अधिक परिचित नहीं थे लेकिन परिचित थे, तो ये भी एक भौगोलिक विशेषता रही है। उत्पादक भूमि से परिचित थे, तभी जो है वो कृषि योग्य भूमि को सीता भूमि बोलते थे, करजेड़ी आदि बोलते थे। नक्षत्र ज्ञान उनको अच्छा खासा था। यजुर्वेद में वेदियों के निर्माण कार्य को शुभ मुहूर्त में किए जाने का उल्लेख मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था, और ज्योतिष भी भूगोल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, पर्वत का जिक्र बार बार आता है, हिमवत पर्वत, उत्तर पर्वत, कुरु, माद्र, हिंदुकुश, विंध्याचल, महेंद्र आदि पर्वतों का उल्लेख होता है, जिसे पता चलता है मतलब ये भी एक वैदिक भूगोल की एक विशेषता रही है। ठीक है, संस्कृत का ये श्लोक अगर आप चाहें तो याद कर लीजिए, इसको अपने उत्तर में लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। महेंद्रो मलया सहा सुक्ति मांद्रिच पर्वता विंध्याश्च परियात्रश्च सप्तैने कुल पर्वता। ठीक है, आगे हिमालय को उत्तर में स्थित बताया गया है, हिमालय का आकार धनुषाकार है, ये भी वैदिक साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। विंध्य को सैकड़ों चोटी वाला पर्वत कहा गया है। वायुमंडल, जलवायु, मौसम आदि से भी वैदिक आर्यों के परिचित होने का प्रमाण मिलता है। ऋतुओं का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आदि का उन्होंने उल्लेख किया है। तो यानी कि हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि वैदिक लोग विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं यानी कि नदी, पर्वत, समुद्र, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि से भी परिचित थे। ठीक है, तो ये वैदिक साहित्य की जब भौगोलिक विशेषता आपको लिखना होगा तो आप इन सब का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, उत्तर आपको अपने मूल शब्दों में लिखना है, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना कुछ भी। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको पेस्ट नहीं कर देना है। वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका बढ़िया होगा, तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेगा परीक्षा में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमने जो आपको दिया था उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, इसको तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लिख ले जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हमने। वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेदों में सुरक्षित है तथा उस काल में प्रयोग की जाती थी। भारत की आधारभूत संस्कृति का ज्ञान इन्हीं धर्म ग्रंथों में सुरक्षित है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था ना तो पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास रखती थी और ना ही जीविकोपार्जन का साधन थी।
यानी वैदिक शिक्षा व्यवस्था पुस्तकों के माध्यम से नहीं दी जाती थी, क्योंकि उस समय पुस्तकों का प्रचलन ही नहीं था। जीविकोपार्जन का ये साधन भी नहीं थी, यानी फ्री ऑफ कास्ट दी जाती थी। यह तो पूर्ण रूप से नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का सोपान थी। ठीक है, नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान इसमें दिया जाता था। और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी कि ऋषि कुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थी को करना होता था। इसी का वर्णन करते हुए संस्कृत में लिखा गया है, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण मिच्छते। ठीक है, तो ये श्लोक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचारी को अपनी रक्षा में लिया जाता था। यानी जब ब्रह्मचारी को अपनी रक्षा में आचार्य लेता था, अपने संरक्षण में आचार्य लेता था विद्या दान करने के लिए, तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार करवाता था। तो आचार्यो उपनयमानो ब्रह्मचारिणम वृणुते गर्भंता, ये इसका श्लोक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, गुरुकुल में ऋषियों द्वारा पाठ कंठस्थ करवाया जाता था। जो ऋषि लोग थे वो अपने शिष्यों को जो है पाठ कंठस्थ करवाते थे। प्रवचन तथा उच्चारण पर बल दिया जाता था। तप, आत्मदर्शन आदि पर विशेष जोर था। विद्वत सभाओं का आयोजन किया जाता था, जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य नामक एक प्रमुख विद्वान रहा करते थे। ठीक है, जब भी किसी भी वैदिक साहित्य का या राज्य का आप क्या बोलते हैं अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके विषय में, तो आप पाएंगे कि उनके दरबार में तमाम विद्वान रहा करते थे। शिक्षकों की अलग अलग श्रेणियाँ होती थी, जैसे आज भी है। प्राइमरी के अलग शिक्षक, जूनियर के अलग शिक्षक, ठीक है, और उसके ऊपर के अलग शिक्षक, इंटर कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के अलग शिक्षक। वैसे ही तब भी हुआ करते थे। कुलपति, आचार्य, उपाध्याय, प्रवक्ता, पाठक, अध्यापक, गुरु, चरक आदि जो है शिक्षकों की अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थीं। शिक्षार्थियों को ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा दी जाती थी और 12 से 32 साल तक उनके अध्ययन का काल माना जाता था। कुछ विद्यार्थी आजीवन भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ठीक है, वैदिक शिक्षा अत्यंत विस्तृत थी, यानी इसमें वैदिक शिक्षा में वेद थे। वेद में देखिए 4 वेद आते हैं, तो ये भी वैदिक शिक्षा के अंतर्गत आता था। ब्राह्मण थे, आरण्यक थे, ठीक है, उपनिषद थे, और उसके अलावा 6 वेदांग थे, अभी ऊपर पढ़ाई गया। तो वैदिक शिक्षा अत्यंत विस्तृत प्रकार की थी। शिक्षण विधि मौखिक एवं प्रश्नोत्तर प्रधान हुआ करती थी। विनयपूर्ण अनुशासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। आत्म अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता था। चारित्रिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास जागृत करने हेतु अग्नि से प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि अग्नि को तेज का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, अग्नि को किसका प्रतीक माना जाता था? तेज का। नीति संबंधी जीवन यानी नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था वैदिक काल में। ठीक, नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा दी जाती थी कि नागरिक के रूप में क्या उत्तरदायित्व है और सामाजिक रूप से हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये समझाने पर विशेष जोर दिया जाता था। अब इसी में ये भी पूछा गया था कि वैदिक शिक्षा वर्तमान में किस प्रकार सार्थक है, तो इसको आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। क्योंकि आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपकी समझ इतनी तो होनी ही चाहिए वर्तमान में कैसे सार्थक है। देखिए, जब एक सिविल सेवक सामाजिक सेवा में जाएगा तो उसको नैतिक रूप से भी शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, और भावनात्मक रूप से भी शिक्षित होना जरूरी है, और ये सब वैदिक शिक्षा में सिखाया जाता था। ठीक है, और उसका व्यक्तित्व भी मतलब आकर्षक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और ये सब जो है वैदिक शिक्षा में बताया गया है। मूल्य निर्धारण में जो है वैदिक शिक्षा सहयोगी है। ठीक है, क्योंकि मूल्यों का अच्छा खासा ज्ञान वैदिक शिक्षा में दिया गया है। व्यक्तित्व विकास में है ही, मैंने बताया ही, ईमानदारी और शुचिता में है ही। तो इसको आप अपने शब्दों में बना करके और अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ हमने कोशिश की कि आपको जो 5 प्रश्न दिए गए हैं लिखने के लिए, उनमें क्या क्या आपको लिखना है।
कौन कौन से कंटेंट और कैसे आप शामिल कर सकते हैं, ये आपको बताने की कोशिश मेरे द्वारा की गई। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इसको ग्रहण कर पाते हैं या नहीं, इसको लेकर लिखते हैं या नहीं। अब चम्मच लेके मैं आपको घुट्टी नहीं पिला पाऊँगा, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतना मैंने आपको बता दिया। करना ना करना आपका अपना काम है, लेकिन कैसे लिखना है ये मैंने बता दिया। और आगे भी जब हम क्वेश्चन देंगे, जो टॉपिक दिया गया है या अगला टॉपिक जब देंगे, तो उस पर भी इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरीके का सिनाप्सिस बना के हम आपको समझा देंगे। ठीक है। अब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग ना सिर्फ आंसर राइटिंग करें, बल्कि अपने दोस्तों को भी ये यूट्यूब लिंक शेयर करें, वो लोग भी इसको जानें, सीखें और हमसे जुड़ें। ठीक है, उनको भी लाभ मिले। अगर किसी ने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं भी किया है, अगर वो ज्वाइन कर लेगा हमारा कोर्स, चाहे वो RO का हो और चाहे PCS का, अगर ज्वाइन कर लेगा तो वो उसकी कापियों को चेक करके उसके फीडबैक, मतलब उसका सुधार क्या हो सकता है, अपने उत्तर को और बढ़िया कैसे बना सकता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन और बेहतर कैसे कर सकता है, ये सब हम बताएंगे। नहीं भी ज्वाइन करना चाहता है, अगर यूट्यूब पर देखकर वो स्वयं से सीखना चाहता है तो उसको ज़रूर लाभ मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग इस यूट्यूब लिंक को ना सिर्फ देखें बल्कि शेयर करें, हमारा सहयोग करें, ताकि हमारी और आपकी मेहनत सफल हो। तो आप लोग आंसर राइटिंग करिए इसको देखकर अच्छे से। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।